नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। केन्या के गरीसा यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्टल में मचे कत्लेआम ने पूरी दुनिया को सकते मिला दिया है। जिस दरिंदगी के साथ 150 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया, वो पेशावर की आर्मी स्कूल की यादें ताज़ा करता है। खबर यह भी है कि केन्या ने आतंकी संगठन अल-शबाब के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। अल-शबाब ने ही जिम्मेदारी ली थी इस हमले की। कितना गंभीर ये संकट है केन्या के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए, और क्यों 90 के दशक के बाद अब वापस इस तरह की दहशत के साये में घिर गया है केन्या, इस पूरे क्षेत्र के लिए क्या मायने रखते हैं और जो सुरक्षा के जानकार हैं वो उससे कितना अहम मानते हैं, और खासकर क्या अल-कायदा की ताकत को भी नए सिरे से देखा जाना चाहिए अल-शबाब के इस हमले के बाद। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि इन ठिकाने जहां हैं अल-शबाब के, वहां जो सरकार है वहां की वो हमले कर रही है। हालांकि इस बात से इनकार करते हुए भी हमले कर रही है कि शायद इस घटना के बदले के तौर पर ये हमले किए जा रहे हैं। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। मेरे साथ अशोक सज्जनहार हैं जो कि राजनयिक रह चुके हैं कई देशों में। दूसरे खास मेहमान सतीश जेकब साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, तमाम बहुत सारे देशों का उन्होंने दौरा किया है जिसमें कि अफ्रीका के तमाम इलाके मौजूद हैं और केन्या भी उसमें एक शामिल है। आलोक बंसल साहब हैं हमारे साथ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SAI-SA के, और खासकर जो एक्सट्रीमिज्म और आतंकवाद के मामले हैं उनको उन पर गहरी इनकी पड़ताल रहती है और बहुत ही बारीकी से उसकी समझ रखते हैं। एक और खास मेहमान जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आलोक बंसल साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये जब सरकार और फौजें हमले कर रही हैं, हवाई हमले कर रही हैं अल-शबाब के ठिकानों पर, तो ये इनकार क्यों है कि ये कॉलेज के हमले का जवाब नहीं है बल्कि 2011 से जो हमारे ऑपरेशंस चल रहे थे ये उनका जवाब है? मेरे ख्याल से बेसिकली कीनिया की सरकार ये दिखाना चाह रही है कि एक नी जर्क रिएक्शन नहीं है इस हमले का। और अगर आप देखें, अल शबाब ने जो हमला किया गरीसा में, उन्होंने कहा ये इसका जवाब है कि कीनिया की फौज जो है सोमालिया के अंदर जो अल शबाब पे हमले करती रही है उसका हम ये रिटेलिएशन है। तो ये दिखलाने की कोशिश कर रही है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि इस हमले के कारण हम जो है अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं और अंधाधुंध इनके ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। तो कीनिया ने हमला किया है, यानी आप इस जवाब को संतुलित जवाब मानेंगे? हाँ, मेरे ख्याल से। और विश्व समुदाय को यह दिखाने की कोशिश है कि जब तक सोमालिया में स्थिरता नहीं आएगी इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। इस तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं देशों की सीमाओं के बाहर जाके हमले करते रहेंगे। पहले भी हुए, ऐसा नहीं है कि यह पहला हमला है अल शबाब ने जो इस क्षेत्र में दूसरे देशों में किया है, और करते रहेंगे। तो इसके लिए आवश्यकता यह है कि विश्व समुदाय जिसने सोमालिया से अपने हाथ झाड़ लिए हैं कि वहां पे जो भी होता रहे वो एक फेल्ड स्टेट है जहां पे स्थिरता बनी रहे, वो नहीं चलेगा। पहले हमने मैरिटाइम पायरेसी का वो देखा जो इसी कारण, इसी अस्थिरता के चलते पैदा हुआ, और अब हम इस तरीके का जो कट्टरपंथ देख रहे हैं जो अल शबाब फैला रहा है। और अल शबाब अगर आप देखें वैचारिक रूप से अल कायदा से जुड़ा हुआ है, सैद्धांतिक रूप से अल कायदा के प्रति एलिजियंस वो करता है। तो ये एक वैश्विक कट्टरपंथ की एक धारा है, और इसको जब तक नहीं, क्या इन्हें हथियारों की ताकत या मैन पावर भी मिलती है अल कायदा से? देखिए, हथियारों की ताकत का तो जहां तक सवाल है कि सोमालिया आज जिस स्थिति में है वहां हर गुट जो आर्म्ड गुट है वो एक दूसरे से हथियार छीन रहा है, ले रहा है, और काफी बड़ा हिस्सा आज सोमालिया का अल शबाब के कब्जे में है। विशेषकर दक्षिण जो क्षेत्र है जो कि कीनिया के साथ है, वो करीब करीब मोगादिशु तक का जो इलाका है वो अल शबाब के कब्जे में है। तो इसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सोमालिया की सेना से छीने हुए हथियार इसके पास हैं काफी देर। बट ये जो वैचारिक रूप से जो इसको जो रीइंफोर्समेंट मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की तारीख में हमें ये समझना चाहिए कि जितने भी कट्टरपंथी संगठन है उनका जो आइडियोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट है वो बहुत आवश्यक है कि उनको ये लगना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इसको, इसकी सहमति है, इसको मजहब सैंक्शन देता है। बिल्कुल। सतीश जेकब साहब, जो बहुत ही दर्दनाक बात यह है कि किस तरह से चुन चुनकर लोगों को मारा गया, और खासकर अगर मैं कह सकूं तो ईसाइयों को चुन चुनकर मारा गया, और किस तरह से धर्म पूछ के लोगों से उनसे जो है आयतें पढ़ने के लिए कहा गया और नहीं पढ़ पाए, उसके बाद उन्हें कितनी बेदर्दी से मारा गया। ये सब कुछ कहीं ना कहीं इंसानियत को तो जरूर हिलाती है, लेकिन ये जिस इलाके में ये हमला हुआ है और जिस इलाके में ये कॉलेज है, क्या आपको हैरानी है कि एथनिक सोमाली लोगों के होने के बावजूद भी इस इलाके को निशाना बनाया गया? नहीं, मुझे इस बात पे हैरानी बिल्कुल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जैसे आपने कहा कि क्रिश्चियन से आए थे, पढ़वाने की कोशिश की और नहीं पढ़ी तो उन्हें मारा गया। आप देखिए जो 175 के करीब लोग मारे, 48 लोग मारे गए, उनमें से ईसाइयों से ज्यादा मुस्लिम थे जो मारे गए स्टूडेंट्स के अंदर। क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग भी हुई है, बिल्कुल हुई है। देखिए ये जो अल-शबाब है वो, जैसे उन्होंने कहा था शुरू में कि कीनिया ने ये कहा कि ये नी जर्क रिएक्शन नहीं है, लेकिन
उहुरु केन्याटा जो केन्या के प्रेसिडेंट हैं और जोमो केन्याटा के बेटे हैं, उन्होंने बीबीसी पे मैंने उनका इंटरव्यू देखा था उस रात को, तो उन्होंने कहा कि महज कोइंसिडेंस था कि जो हमारे स्टूडेंट्स पे जो अटैक हुआ और जो हमने एयर रेड्स किए वो ऐसा लगा जैसे उसके बाद कहता वो हमारा एयर रेड्स का पहले ही ऑनगोइंग प्रोग्राम था, इट जस्ट हैपेंड कि हमारे यहाँ भी अटैक उसके बाद हुआ। कह तो वो यही रहे, अब बात तो उनकी माननी पड़ेगी, असल में सच है अगर वो मैं जानता नहीं। लेकिन जैसा आपने मुझसे सवाल किया वो उसके बारे में, एक कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं था इनका। दरअसल हो क्या रहा है कि ये जैसे इन्होंने बताया अभी आलोक ने कि ये अल-शबाब जो है ये एक्चुअली एक तरह से ऑफ स्प्रिंग है, या समझिए इनका जन्म जो हुआ है वो अल-कायदा से शुरू हुआ है। और जैसे पायरेसी की इन्होंने बात की थी, आपको याद होगा जो पहला अटैक अमेरिकन शिप पे हुआ था उसमें भी ये अल-शबाब के लोग थे अल-कायदा के साथ। और इनको जो स्ट्रेंथ मिली है, हाँ उनको फंड इस वक्त अल-कायदा नहीं दे रहे। अल-कायदा एक्चुअली इस पोजीशन में नहीं है आज की तारीख में कि उसके पास इतना पैसा नहीं है। हाँ, वो ओसामा के मरने के बाद काफी कमजोर हो गया है। लेकिन अल-शबाब मजबूत यूं है कि उनको नाइजीरिया से भी हेल्प मिल रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बताया था कि ये वैश्विक लफ्ज में, इतनी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, आप अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं मैं उर्दू के लफ्ज बोल सकता हूँ बीच में। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी यूनिवर्सल सा एक मूवमेंट सी होगी, जैसा आपने देखा पेशावर में जो हुआ, तालिबान ने जो किया वो इतना ही भयानक और इतना ही बेदिली से वो जवान बच्चों को मारे गया था। तो देखना ये है कि अमेरिका ने, इसकी जो जड़ है अमेरिका को मैं इसको कसूरवार मानता हूँ। लेकिन एक जो इसमें बात जो हैरान कर रही है, हेडलाइंस भी बना रही है, वो ये कि ये जो किलर्स हैं, जो हमलावर थे, उनमें से एक जो लड़का है वो दरअसल केन्या में काम करने वाले एक ऑफिसर का बेटा है। इससे क्या जाहिर होता है? ये वो लोग हैं जो ऑफिसर का जो बेटा है वो केनियन जो है वो बॉर्डर का है, उसके अंदर मिक्स ब्लड है सोमाली के साथ वो जो आदमी है। और बहुत से जो देयर आर मुस्लिम्स इन केनिया हु आर सिंपैथेटिक टू अल-शबाब, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत से ले पर्सन जो आम लोग हैं वो तालिबान से हमदर्दी रखते हैं। तो क्या केन्या में भी आप ये कह रहे हैं कि एक समुदाय के अंदर इन लोगों के लिए हमदर्दी, सिंपैथी, या कम से कम ये लेजिटिमेसी जरूर उनको दे रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? लेजिटिमेसी कहिए, जो मुझे कहिए, हमदर्दी तो है। जैसे जो इस्लामिक स्टेट है जिन्होंने आजकल बड़ा गजब उठा रखा है सीरिया में और इराक में, वहाँ देखिए वहाँ पे लोग वॉलंटियर करके यूरोप से जा रहे हैं, उनका क्या मतलब है जाने का, लेकिन वो मुसलमान है और वो कहते हैं ये लोग ठीक कर रहे हैं। तो एक अजीब डेंजर सी जो सिचुएशन पे हिंदुस्तान से गए लोग इस्लामिक स्टेट में। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे अल-शबाब हो चाहे इस्लामिक स्टेट हो, ये सारी जो उपज है ये अल-कायदा के बानी, और इन सब का कसूरवार मैं अमेरिका को ठहराता हूँ। अशोक सजना जी, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह की सरकार की आपको स्ट्रेंथ जो शक्ति नजर आ रही है, क्या इतनी सामर्थ्य है कि अल-शबाब जैसे संगठनों से लड़ा जा सके? कई सालों से हम जानते हैं लड़ाइयाँ चल रही हैं, कई सालों से जो है वो एयर स्ट्राइक से लेकर आपस में जो है आमने सामने भी लड़ाई हुई है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा हमला कर देना। हालांकि लोग ज्यादा नहीं हैं, बताए जा रहे हैं 6 से 10 के बीच लोग हैं, लेकिन फौज को वहां पहुंचने में, सिक्योरिटी को पहुंचने में भी 7 घंटे लग गए। इस सब से क्या जाहिर होता है? देखिए, ये जंग तो है, ये तो चलती रहेगी, क्योंकि जो भी आतंकवाद है इसके सामने कोई घुटने तो नहीं टेक सकता है, इसके जंग तो चलती रहेगी। जैसे आपने बताया और जो हम पहले जिन्होंने इसके ऊपर वक्तव्य दिया है, जो ये चल रहा है 2011 से 2012 से अल-शहाब ने अपना एलिजियंस अल-कायदा को दिया है, और अभी देखा जाए तो बड़ा लूज स्ट्रक्चर है इसका अल-शहाब का वहां पर। और जैसे आपने स्वयं कहा, जो एक सीनियर ऑफिशियल, कीनियन सीनियर ऑफिशियल का भी इसमें बेटा इसमें शामिल था, जो ये 5 का गुट आया था, 4 लोग मारे गए, एक को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो इससे तो ये बिल्कुल जाहिर होता है कि इस जो ग्रुप का नेटवर्क कीनिया के अंदर काफी दूर तक फैला हुआ है। इसीलिए अगर आप देखें जो पिछले 2 साल में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं। आपने ये भी देखा होगा दिसंबर में भी ऐसा अटैक हुआ है। तो ये वाला तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, परंतु इसमें इसको देखकर एक तो हमको हौसला और एक कॉन्फिडेंस ये मिलता है, जो अगर आप देखें 2006 में अल-शहाब की स्थापना हुई थी और 2006 से 2011 तक वो कैसे पूरे सोमालिया में अपना आधिपत्य जमा पाए थे, काफी उन्होंने उसको कंट्रोल में कर लिया था।
परंतु जब से ये अफ्रीकन यूनियन ने 2011 से मिलकर सारे फोर्सेस वहां पर गए, तो अब कुछ कुछ पॉकेट्स में, कुछ कुछ टुकड़ों में इनका कंट्रोल है। और इसीलिए उनको ये बहुत महसूस होता है, जो कीनिया ने अफ्रीकी संघ के साथ मिलकर क्यों यहां पर आए और ये अल शहाब के अगेंस्ट ऐसा किया, जिससे कि इनकी ताकत में बहुत कमी आई है। तो इसीलिए जैसे जो प्रश्न आपने पूछा, ये जंग तो चलती रहेगी। लेकिन आलोक बंसल साहब कह रहे हैं कि सोमालिया से अलग करके नहीं देखा जा सकता, और कहीं ना कहीं वापस हमारा ध्यान इस तरफ डालने की कोशिश है, ले जाने की कोशिश है कि भूल ना जाएं वहां जो कत्लेआम हो रहा है, वहां जो दिन रात जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। कीनिया ने हमें याद दिलाई एक बार फिर सोमालिया की। जी बिल्कुल, ये वाला तो हमको, ये तो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में मिलकर टेररिज्म का सामना करना पड़ेगा। ये तो है नहीं जो एक देश वहां पर कर पाए, वही तो भारत का हमेशा से ये रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दलील ये भी दी जाती है कि टेररिज्म अपनी जगह जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी की जो अपनी समस्याएं हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, वहां लोगों के जो राजनीतिक मतभेद हैं, जिसकी वजह से वो हमदर्दियां पनपती हैं अल शबाब जैसे दरिंदों के लिए भी, वो क्यों ना दूर करने की कोशिश की जाए। जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो आर्थिक इतनी बड़ी खाई है वहां अलग अलग समुदायों के बीच, वो क्यों ना कम की जाए। नहीं, वो तो देखिए, डेवलपमेंट, विकास, ग्रोथ और शांति, पीस और सिक्योरिटी, ये दोनों साथ में चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो आप कहें जो हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, शांति के ऊपर या सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, डेवलपमेंट करना चाहिए। ये दोनों तो साथ साथ चलेगा। और जब तक आपके पास देश में, किसी भी देश में शांति नहीं होगी, तब तक आप विकास नहीं कर पाएंगे। और शायद इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हैं या आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी है, वो भी बढ़ सकती है। वो भी बढ़ सकती है, परंतु इस केस में जैसे मैंने कहा, अगर आप देखें जो इसका क्या वो रहा है, क्रम क्या रहा है 2006 से अब 2015 तक, 2006 से लेकर 2011 तक ये बहुत ही अपनी बुलंदी पर था। और 2011 के बाद 2012 में इसका एलिजेंस वहां पर शिफ्ट हुआ अलकायदा में, तो उसके बाद इसमें इसके कंट्रोल में इसके गिरावट आई है। जी बहुत कमी हुई। सुरेश गोयल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजदूत रह चुके हैं खासकर कई अफ्रीकन देशों में। सुरेश गोयल जी, बताइए कि जिस तरह से फिलहाल हालात हम देख रहे हैं, दुनिया हैरान है। याद आ रहा है नैरोबी में आया जो पहले घटना हुई थी 2013 की, जो शॉपिंग मॉल की घटना है, बहुत सिमिलर जो है वो काफी हद तक जो पैटर्न है वो वैसा नजर आ रहा है। 67 पीपल जो लोग थे वो उसमें मारे गए थे, और अब जो है वो 150 के आसपास लोग मारे गए हैं। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? जो हुआ काफी दुखद हुआ। वो तो इससे पहले इसके बारे में बात हो भी चुकी है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैं देखता हूं इसको कि 2006 से शुरू हुआ और धीरे धीरे अब जो ये छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, ये कोई अब लगता नहीं है कि एक सरकार को बदलने के लिए, सरकार को अपने काबू में करने के लिए या अपनी गवर्नेंस बनाने के लिए एफर्ट हो रही है। ये सब एक, मेरे को लगता है कि जो एक लास्ट डिच डेस्परेट एफर्ट है कि उनका इन्फ्लुएंस बना रहे यहाँ पर अभी ये, और उस एफर्ट में ये जो कर रहे हैं कि जितनी भी कोशिश हो, जितनी भी मारकाट हो, जितना भी ये ब्रूटैलिटी हो, जितना भी काम हो, वो कर रहे हैं खाली अपना एक असर दिखाने के लिए। लेकिन जहां तक अगर देखा जाए उनका जो असर है कि पब्लिक के ऊपर कितना असर है, वो असर मेरे ख्याल है पहले से काफी कम हो चुका है। गवर्नमेंट में उनका कोई खास रोल दिखाई नहीं देता है। एक एफिलिएशन है अलकायदा से, उसको यूज करते हैं। तो अल शबाब खाली अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रह गया है, जिसका खाली एक मकसद बस टेररिज्म ही रह गया है। लेकिन बात तो इस बात पे हो रही है कि जो सोमाली अफसर का बेटा है वो भी इसमें शामिल है, तो कहीं ना कहीं जो समुदाय है उसकी हमदर्दी भी इसके साथ साथ आ रही है। जी नहीं, मैं सोमाली अफसर का बेटा साथ में होने का मतलब ये नहीं है कि समुदाय की हमदर्दी भी उनके साथ में नहीं। सवाल ये उठ रहा है कि उसके पास क्या उद्देश्य होगा। वो आतंकवादी नहीं था, या वो अलकायदा को नहीं जानता था, या उसके पास एक बेहतर जिंदगी का सपना था। उस सब के बावजूद वो क्यों आतंकवादियों के साथ मिलेगा? काफी सारा हमारा युवा वर्ग ऐसा होता है, मिसलेड भी होता है, कुछ इक्के दुक्के लोग होते हैं, उनकी अपने ख्याल होते हैं। मेरे ख्याल है मैं एक सोमाली अफसर का बेटा उसके साथ होने का मतलब ये हरगिज नहीं निकालूंगा कि उनकी सरकार में कोई असर है या काफी सारा एक तबका उनके साथ में है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एक छोटे मोटे अब ये चलता जा रहा है उनका कि
अब अपना असर दिखाना तो दिखा रहे हैं वो, लेकिन मेरे ख्याल है गवर्नमेंट में, सोसाइटी में उनका इतना बड़ा असर मुझको नहीं दिखता है जी। लेकिन सुरेश गोयल जी, इसके अलावा दो सवाल और महत्वपूर्ण उठ रहे हैं। पहली बात तो ये कि क्या आप ये कह रहे हैं जिस तरह से घटता असर है, जिसको अशोक जी भी यहाँ पे कह रहे हैं कि 2011 से अगर अब तक देखा जाए तो तमाम कार्रवाइयों का असर हुआ है, क्या जो वेस्टर्न हेल्प मिली है, जो पश्चिमी देशों की, खासकर अमेरिका की जो मदद मिली है, क्या उससे फायदा पहुंचा है? और दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण है साथ साथ कि इंटेलिजेंस काफी मजबूत मिल रहा था इस घटना का, उसके बावजूद भी घटना हुई है। जी। इसमें इंटेलिजेंस का काफी बड़ा रोल रहा है कि इंटेलिजेंस से जो घटनाओं की जानकारी मिलती रही है, उसको बिल्कुल रोक तो नहीं पाए, लेकिन हाँ, कम से कम फौरन ही उसके बाद में जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार थे उनको देखा गया, उनको पकड़ा भी गया। वेस्टर्न मदद कितनी जिम्मेदार है, कितनी जिम्मेदार नहीं है, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। ये जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक कि वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है, जो वहीं के लोग जो हैं, जब तक कि वहाँ की सरकार उनसे वो अलग नहीं हो जाए, तब तक ये कामयाब नहीं हो सकती है जी। और ये लोकल तौर पर मैं देख रहा हूँ कि उनकी सपोर्ट काफी पहले से कम हो गई है। बिल्कुल। सतीश जेकर जी, एक बहुत संवेदनशील सा सवाल है लेकिन पूछा जाना जरूरी है। मैं दो अखबारों का कम से कम पढ़ रही हूँ जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स को हम कोट कर सकते हैं। उसमें आर्टिकल की शुरुआत इस तरह से की गई है जैसे कि ये दुनिया के ईसाइयों पर हमला है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से, और खासकर बराक ओबामा साहब से शिकायत भी की गई है कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ईसाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, आपको क्या लगता है कि वाकई जिस तरह से आतंकवादी इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस नजर से, क्या मीडिया भी उस नजर से देख रहा है? मैं नहीं समझता कि ये सच है। दूसरी बात यह है कि ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। दरअसल ये जो फिनोमेनन है जो हम जिसकी आज चर्चा कर रहे हैं केनिया में और अल-शबाब की, ये एक तरह से मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज से निकला था तो हमारे यहाँ PL 480 का वीट आता था अमेरिका से। उसके बाद पंजाब में जो किसान थे उन्होंने एक जिक्र करना शुरू करा, वो कहते थे कांग्रेस ग्रास। तो हमने पूछा कांग्रेस ग्रास क्या है, तो वो ये कि जो वीट आता था उसके साथ वहाँ की कोई ग्रास आती थी, वो पूरे खेतों में फैल गई थी हर जगह, एंड इट बिकेम ए बिग थिंग। तो ये जो कांग्रेस ग्रास का उदाहरण मुझे यहाँ यूँ देना पड़ रहा है। अल-कायदा बना, ये वहाँ से शुरू हुआ अफगानिस्तान से, उसकी सपोर्ट जो थी वो पूरी CIA ने दी थी। उसके बाद जो इराक में हुआ, उसके बाद वहाँ पर ये जो फंडामेंटल ग्रुप्स थे, रेडिकल ग्रुप्स थे, वो या तो उनके साथ जुड़ गए या उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसके बाद इस्लामिक स्टेट वहाँ पे शुरू हो गया। यहाँ पे आप देखिए ये जो है शाल शादाब ये है, और वहाँ बोको हराम, ये सारे के सारे रेडिकल और बड़े डेंजरस, बड़े खतरनाक, ये सारे के सारे चारों तरफ घूमे। अब बहुत बेरहम भी है, ब्रूटल भी बहुत ज्यादा। और अब बात होती है कि साहब अमेरिका हर जगह हेल्प करे। अमेरिका की अपनी मुसीबत है, उसकी इकोनॉमी सुधरने में नहीं आ रही, किस किस को सपोर्ट करेगा। लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर इसलिए है कि इसकी तरह जो मिसगाइडेड यूथ, जैसे गोयल साहब ने जिक्र किया, और वो मिसगाइडेड यूथ जो है वो हर तरफ से, हिंदुस्तान से भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस से इंस्पायर होते हैं और वो सोचते हैं कि वो भी उसका एक पार्ट बने। तो इट्स ए वेरी डेंजरस थिंग। ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर देयर इज इट शुड बी ए सॉर्ट ऑफ अ यूनिवर्सल एफर्ट शुड बी मेड where everybody should contribute to stop this tendency. Otherwise this killing will become even worse. जैसे गोयल साहब कह रहे हैं कि वो कम हुआ है, मैं समझता हूँ ये कम नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ेगा। जी। आलोक बंसल जी, एक जो दूसरी शिकायत है वो ये है कि जो आउटरीच होना चाहिए था, जो शार्ली एब्दो के वक्त पे हुआ, जो पेशावर में जो घटना हुई आर्मी स्कूल पर उस वक्त हुई, क्यों केन्या को लेकर ये जो इनडिफरेंस है, या हिंदी में कहें तो जो तटस्थता है, वो क्यों है, क्या वजह है? देखिए, ये तो साफ जाहिर है। अगर आप हमारे देश के मीडिया को ही देखें, आपका चैनल कर रहा है प्रोग्राम, अधिकतर चैनल्स ने इस पे कुछ नहीं दिखाया। तो एक अनभिज्ञता है इस टाइम। जो पश्चिमी देशों का जो प्रभुत्व है वो इस कदर है कि पश्चिम में छोटी सी भी घटना होती है तो बड़ी दिखती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये देखिए, सोमालिया के अंदर हजारों मार दिए गए अल-शबाब के द्वारा। सोमालिया की आजकल कोई बात भी नहीं करता। अगर ये घटना नहीं होती तो अल-शबाब को लोग बात भी नहीं करते अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि सोमालिया को जिस तरीके से उन्होंने एक
तरीके का इंटरनेशनल ब्लैक होल बना दिया था कि जिसके बारे में कोई उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाह रहा, वहां पे जो अस्थिरता है उसके बारे में कोई नहीं कर रहा। लेकिन क्या सारे प्रोटेस्ट जितने भी प्रदर्शन अगर होने चाहिए तो क्या मीडिया ड्रिवन होने चाहिए? अगर एक दफा को मान भी लें कि ये मीडिया की गलती है या उतनी प्रमुखता के साथ नहीं उठाया गया जितना उठाया जाना चाहिए था, तो एक्टिविस्ट को क्या हुआ, कार्यकर्ताओं को क्या हुआ, जो सामाजिक कार्यकर्ता? देखिए, एक तो अनभिज्ञता हमारे इस वक्त विश्व में ज्यादा है। लोग जो है अपने इमीडिएट नेबरहुड के आगे ज्यादा नहीं बढ़ रहे, और मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है जो लोगों को इसके बारे में जागरूक करता है और उनको प्रोटेस्ट करता है। मैं यहाँ दो बात और कहना चाहूंगा। एक, आपने आर्थिक विषमता की बात की, उसका जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, आर्थिक विषमता कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कीनिया में। अगर आप ये कहना चाहें कि एक कम्युनिटी कोई हैव नॉट है और एक नहीं, सोमालिया का जिक्र कर लें। नहीं, सोमालिया में तो खैर अभी सरकार ही नहीं है, और सोमालिया में तो जो चल रहा है एक अस्थिरता का दौर है, और वहां कई ऐसे वॉरलॉर्ड्स पहले से ऑपरेट कर रहे हैं, और उस अस्थिरता के दौर में जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व हुआ था, वैसे ही सोमालिया में इस अस्थिरता के दौर में जहां कोई स्थिर सरकार नहीं थी, अल-शबाब का प्रभुत्व हुआ है। लेकिन कीनिया के अंदर, जैसा कि आपने कहा, कुछ कीनियन लोग उनके सिंपैथाइजर्स हैं। कीनिया के अंदर कोई ऐसी आर्थिक विषमता नहीं है कि कोई एक विशेष समुदाय के लोग उसके प्रति सिंपैथेटिक हों। ये विचारधारा है, और इस विचारधारा को समझना पड़ेगा। वी कैन नॉट ब्रश इट अवे। लोग सोचते हैं कि विचारधारा का आकर्षण नहीं है, पर विचारधारा का आकर्षण है। इसी कारण लोग प्रभावशाली परिवारों से कई लोग जो हैं, कई युवक जो हैं, ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे आपने कहा, इस अफसर का बेटा क्यों जुड़ा, तो ये हमें एनालाइज करने की आवश्यकता है कि ये क्या प्रोपेगेंडा है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है जिसके साथ हमने बहस की शुरुआत भी की थी। सुरेश गोयल जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वाकई केन्या की ज्योग्राफी जो है वो बहुत सारे एक्सट्रीमिज्म के लिए, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हो रही है? चाहे वो सोमालिया का हम जिक्र कर लें या साउथ सुडान का हम जिक्र कर लें, कहीं ना कहीं जो स्पिल ओवर है, जो बिखराव है, वो केन्या में नजर आ रहा है, और उसको जो हवा देने का काम कर रही है वो इस तरह की विचारधारा जो अलकायदा फैलाता है। मेरे ख्याल है कीनिया की कोई ज्योग्राफी कोई ऐसी खास तो नहीं कह सकते हैं कि उसकी वजह से वहां पर इस तरह की विचारधारा वहां पर फैले। आप ये समझ लीजिए कि हाँ, अगर सोमालिया उसका नेबरिंग कंट्री है तो ये तो खैर वो चेंज नहीं कर सकते हैं। और सोमालिया में जो है जो झगड़े हुए वहां पर जो अस्थिरता है, जिस तरह अस्थिरता है, उसकी वजह से वो अस्थिरता जो आसपास के देशों में है वो फैलेगी। उसके बारे में ये कहना कि नहीं उसको रोक सकते हैं, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ये फैल रही है अलगाववादी, जो इस तरह की जो गतिविधियां फैलती हैं, उसको अब धीरे धीरे मेरे ख्याल है लोगों में भी समझ में आ रही है कि जहां तक हो रहा है ठीक है, हुआ है ये, लेकिन इससे कोई खास फायदा हासिल होने वाला नहीं है। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि एक चीज जो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, वो जो हो गया है ये समहाउ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ये लग रहा है कि एक किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी को भंग करना बड़ा आसान सा काम हो गया है ये। तो कोई भी चीज करना हो, कुछ भी करना हो, आप 4 गन उठा करके किसी मॉल में घुस जाइए। काफी ये इस तरह के इंसिडेंट बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन वो इंसिडेंट की गवर्नमेंट से या सोसाइटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, वो नेगेटिव ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी हाँ। अशोक सजना जी, बताइए कि फिलहाल यहाँ से आपको ये हालात कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अपने आप में इसको एक घटना माना जाना चाहिए, या आपको लगता है कि बदले की कार्रवाई सरकार की तरफ से और फिर शायद अल-शबाब की तरफ से हम आगे जो है हालात बदतर होते हुए देखेंगे? देखिए, मैं तो इसको देखूंगा जो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, 2011 से ये शुरुआत हुई है, 2012 में उधर से इनका एफिलिएशन हुआ अलकायदा से, तब इन्होंने थोड़ा सा और ज्यादा तूल पकड़ा है। परंतु अगर आप देखें, पिछले 2 साल में करीब 200 लोग मारे गए हैं कीनिया में। ये वहां से बॉर्डरिंग एरियाज में आते हैं और ऐसे अटैक करते हैं, जैसे आपने कहा। और ये कीनिया को भी अब देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे आपने स्वयं जिक्र किया था, जो इसमें इंटेलिजेंस का थोड़ा ज्यादा असर होना चाहिए था। उनको मालूम था जो किसी यूनिवर्सिटी टाउन में, गरीसा टाउन में ऐसा इंसिडेंट होने वाला है, परंतु फिर भी इनको इतनी देर लगी। और न सिर्फ इतना, बल्कि घटना के 7 घंटे बाद तक वहां कोई नहीं पहुंचा। जी, यानी जो घायल हुए लोग होंगे वो भी मर गए होंगे। जी, देखिए, वो उन्होंने बताया तो सही। अब जैसे गवर्नमेंट कहती है जो वहां पर 800 स्टूडेंट्स थे, 800 स्टूडेंट्स में हमने 663 स्टूडेंट्स को हमने बचा लिया। तो हमारा जो रिएक्शन टाइम था, हमारा रिस्पांस टाइम था, वो बड़ा अच्छा था। जो इनका इलीट रैपिड रिस्पांस फोर्स था,
वो जिसको आना लेकिन चाहिए साथ था। साथ ये भी बताना चाहिए कि हमलावर कितने थे। हाँ, उससे 5 भी थे। पता चलता है कि हाँ, फिर भी नहीं, ज्यादा लोगों को नहीं, मारा। परंतु वही। आपको तो ये देखना पड़ेगा, जो अगर आप 26/11 का देखें, मुंबई में कितने हमलावर थे, कितने दिनों तक चला, तो देखिए उनके पास एक एडवांटेज होता है, जी। जो एडवांटेज सरप्राइज का एडवांटेज होता है, कहाँ वो छुपे हुए हैं उसका एडवांटेज। तो इसका ये बिल्कुल तालमेल ऐसे नहीं लगाना चाहिए, परंतु ये हम सोच सकते हैं जो 800 में से 148 स्टूडेंट्स मारे गए, परंतु इसको और भी देखना चाहिए जो वहां पर जर्नलिस्ट पहले पहुंच गए थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो पहले पहुंच गए थे, और थोड़ा सा जो गरीसा में गैरिसन है, आर्मी गैरिसन है, वो पहुंच गया था, उन्होंने काम किया। परंतु देखिए 370 किलोमीटर दूर जो उनका कैपिटल है नैरोबी से, वहां से ये नहीं आ पाए, उनकी जो रैपिड रिस्पांस टीम थी। बिल्कुल। तो उसमें समय मेरे पास इंटेलिजेंस बिल्कुल समाप्त हो गया। एक आखिरी सवाल सुरेश गोयल जी, बताइए कि टूरिज्म का अगर हम जिक्र करें, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं का सीधे तौर पे जो इकोनॉमी का एक बड़ा जरिया है, आप तो वहां सर्व कर चुके हैं, किस तरह से असर पड़ने वाला है? टूरिज्म पर नेचुरली असर पड़ेगा नेगेटिव, लेकिन मेरा ख्याल है वो असर एक शॉर्ट टर्म असर होगा, कि जैसे होता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता या महीने भर के लिए नेचुरली लोगों के जहन में रहेगा ये। लेकिन कीनिया के पास जहां तक मैंने देखा है, मैं काफी घुमा हूं वहां पर, इतने सारे एसेट्स हैं वहां पर, टूरिज्म एसेट्स, कि धीरे धीरे करके जहां तक, अनलेस कि अगर दोबारा रिपीट हो ये चीज, दोबारा से हो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि धीरे धीरे ये असर खत्म हो जाना चाहिए जी। तो लॉन्ग टर्म असर इतना नहीं पड़ेगा शायद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश गोयल जी आपका, सतीश जेकब, अशोक सज्जनहार जी और साथ ही आलोक बंसल भी हमारे साथ मौजूद है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस घटना ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया है कि दहशत का साया पूरी इंसानियत पर किस तरह से हावी हो रहा है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।